बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, बखैर रात। इट्स मी आतिफ वक्कास और आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 8 यानी वेव्स के इस फोर्थ लेक्चर में बात करेंगे बीट्स की। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स डिस्कस की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सुपरपोजिशन कई तरह की हो सकती है। उसमें एक किस्म हमने डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर में, दैट इज़ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस इज़ टाइप ऑफ सुपरपोजिशन जिसमें वेव्स जो हैं उनके सोर्सेज आपस में कोहेरेंट हो, उन वेव्स की फ्रीक्वेंसी आपस में एक जैसी होती है, एम्पलीट्यूड आपस में आलमोस्ट एक जितना होता है और उन वेव्स के फेज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो कांस्टेंट है, फेज़ रिलेशनशिप कांस्टेंट होती है। तो चूँकि सोर्सेज कोहेरेंट थे, उनसे उन वेव्स के मिलने से अगर तो वो एक ही डायरेक्शन में जा रही हो, उनके मिलने से जो पैटर्न मिलता है इंटरफेरेंस पैटर्न कहलाता है, इंटरफेरेंस होती है। फिर उसमें हमने दो कंडीशंस देखे थे, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस और फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस। उसमें हमने साउंड के बारे में भी कहा था कि साउंड वेव्स भी इंटरफेरेंस कर सकती हैं, क्योंकि इंटरफेरेंस वेव्स की एक कैरेक्टरिस्टिक है, वेव्स ही इसको परफॉर्म कर सकते हैं। सो साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स हैं, वो भी इंटरफेरेंस कर सकती हैं, हमने डिस्कस किया था। आज सबसे पहले तो मैं प्रीवियस लेक्चर की बेस पे क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, ताकि वो प्रीवियस टॉपिक जो है थोड़ा सा आपको रिकॉल हो जाए और फिर हम डिस्कस करेंगे बीट्स। इट्स एट अनदर एग्जांपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स एंड फिर उसमें हम उसके बाद ये भी देखेंगे कि जब वेव्स किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होती हैं तो उसको इसमें क्या चेंजेस आती हैं और फेज़ में रिफ्लेक्शन के साथ जो चेंज आती है वो क्या सारी वेव्स के लिए एक जैसी होती हैं, या ये इस पे डिपेंड करती है कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है या ट्रांसवर्स वेव है या मीडिया के दरमियान जो बाउंड्री है इस पे किस तरह डिपेंड करती है, तो इस पे भी बात करेंगे। और एंड में फिर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स की एक दो एग्जांपल्स देखेंगे। इसमें एक इको है जो आपने डेली रूटीन में ऑब्जर्व किया होगा, इसको हम गूंज कहते हैं, और फिर रिवर्बरेशन, ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा एंड दैट इज़ बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस लेक्चर। हियर द क्वेश्चन इज टू ट्यूनिंग फोर्क्स ऑफ 680 हर्ट्ज। दो ट्यूनिंग फोर्क्स हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी है 680 हर्ट्ज, आर प्लेस्ड एट द डिस्टेंस 45.75 मीटर एंड 47.00 मीटर फ्रॉम अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर। किसी स्टेशनरी ऑब्जर्वर से वो दो ट्यूनिंग फोर्क्स डिफरेंट डिस्टेंस पे पड़े हैं, एक का और डिस्टेंस है, दूसरे का और डिस्टेंस है। एंड व्हाट वुड बी ऑब्जर्वर, व्हाट वुड द ऑब्जर्वर ऑब्जर्व, ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व करेगा उन वेव्स के मुतालिक जो जनरेट हो रही है और इस स्पीड से। हियर इज द स्पीड ऑफ दैट साउंड वेव्स विच आर जनरेटेड बाय दोज ट्यूनिंग फोर्क्स, तो उसकी स्पीड गिवन है 340 मीटर्स पर सेकेंड। सो ऑब्जर्वर जो है, हम सबसे पहले वो सिचुएशन ड्रा कर लेते हैं, इससे हमारे लिए आसानी होगी। तो ये एक सोर्स है, ये दूसरा सोर्स है। लेट्स सपोज दोनों सोर्सेज जो है साउंड वेव्स जनरेट कर रही है। कोई भी वेव्स हो इंटरफेरेंस में जो है, हमने कहा ये बात डिस्कस की थी कि वो साउंड वेव्स हों या कोई भी वेव्स हो इंटरफेरेंस कर सकती हैं अगर सोर्सेज कोहेरेंट हो। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर है। अब एक सोर्स से जो है डिस्टेंस वहाँ तक जो है वो R1 है, एक R1 है, और दूसरे सोर्स से जो डिस्टेंस है दैट इज R2। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल वो ऑब्जर्वर है। अब R2 भी गिवन है, R1 भी गिवन है। हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है? हमारा इंटरेस्ट जो है इस पाथ डिफरेंस में है। तो पाथ डिफरेंस जो है दैट इज R2 माइनस R1 एंड व्हाट इज R2? इसमें से जो लेंथ ज़्यादा है उसको R2 कह दें, दैट इज 47.00 माइनस जो R1 है उसको 75 वो सब्ट्रैक्ट कर लें और आपको क्या मिलता है? इससे हमें मिलता है 1.25 मीटर्स। दिस इज डेल्टा R। अच्छा, पाथ डिफरेंस में मेरा इंटरेस्ट क्यों है? इसलिए कि अब मैं ये देखूंगा कि उस पाथ डिफरेंस के अंदर अगर फुल इंटीग्रल मल्टीपल है वेवलेंथ का,
तो फिर मैं कहूँगा कि जनाब वो उस पॉइंट पे जहाँ पे ऑब्जर्वर है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, और फिर अकॉर्डिंगली मैं वो ऑप्शन चूज़ करूँगा। ऑप्शन ए में कहता है साइलेंस। साइलेंस तब होगा जब वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। साउंड विद हाई इंटेंसिटी। हाई इंटेंसिटी मीन्स हाई एम्पलीट्यूड। सो क्योंकि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, सो एम्पलीट्यूड कब बढ़ेगा? जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो डिस्ट्रक्टिव होगी तो ए, कंस्ट्रक्टिव होगी तो बी। सी साउंड विद हाई फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी में चेंज आती है वो भी देख लें। बहरहाल ऑप्शन डी नन। अब क्लोज ऑप्शंस ये दो हैं, ए और बी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में तब तक चेंज नहीं आती जब तक आप सोर्स चेंज नहीं करते। सो सोर्स तो वही है। अब ए और बी में कौन सा सही है ये इससे पता चलेगा कि आपको इस पार्ट डिफरेंस में मालूम हो कि कितनी वेवलेंथ आ रही है। अब मुझे पार्ट डिफरेंस तो चलो इधर से बड़ा आसानी से मालूम हो गया है। सोर्स 2 का जो डिस्टेंस है और सोर्स 1 का जो डिस्टेंस है उनको एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट किया। ये हमेशा पॉजिटिव कोई वैल्यू होगी, तो जो लार्जर होता है उसको स्मॉलर सब्ट्रैक्ट करें। अब 1.25 मीटर्स के अंदर कितनी वेवलेंथ आ रही है? अब अगर इसमें एक पूरी वेवलेंथ आए, 2 पूरी वेवलेंथ आए, 3 पूरी वेवलेंथ आए, तो फिर तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। लेकिन अगर एक कंप्लीट वेव हो और एक हाफ हो, तो फिर 2 कंप्लीट हो और एक हाफ हो, 3 कंप्लीट हो और एक हाफ वेवलेंथ हो, तो फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अब देखता हूँ कि वेवलेंथ क्या है उस स्पीड की, उस साउंड की जो इन दोनों ट्यूनिंग फोर्स से जनरेट हो रही है। अब हमें स्पीड भी मालूम है, हमें फ्रीक्वेंसी भी मालूम है, तो मैं बड़ी आसानी से वेवलेंथ फाइंड कर सकता हूँ। एंड लैम्डा इज स्पीड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी बिकॉज v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एंड फ्रॉम हेयर आई गेट लैम्डा इक्वल्स टू 340 डिवाइड बाय 680, इट इज 1/2, इट इज 0.5 मीटर्स। एंड नाउ हाउ वुड आई नो कि इस पाथ डिफरेंस के अंदर कितनी वेवलेंथ आ रही हैं? अब इस पाथ डिफरेंस को इस वेवलेंथ पे डिवाइड कर दें। अगर कोई होल नंबर आ जाता है 1, 2, 3, 4, तो फिर आप समझ जाएं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और अगर होल नंबर के अलावा 1.5 आ जाए, 2.5 आ जाए, 3.5 आ जाए, 0.5 आ जाए, तो ऐसी सूरत में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं डेल्टा आर को लैम्डा पे डिवाइड करूँगा। डेल्टा आर मेरे पास आ जाता है 1.2 मीटर्स और लैम्डा मेरे पास है 0.5। और जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से मुझे मिलता है 2.5। तो n इज नॉट अ होल नंबर, n इज व्हाट? फुल एंड हाफ। सो 2 कंप्लीट लैम्डा, 1 कंप्लीट, 2 कंप्लीट और 1 हाफ लैम्डा इस पाथ डिफरेंस के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे और यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट इनके लिए ये है, क्योंकि आगे तो डिस्टेंस एक ही जितना है, तो इस सोर्स तक पहुंचने के लिए रास्ता एक जितना, लेकिन इसका पीक है, इसका एंटी पीक है, यानी इसका क्रस्ट है, इसका ट्रफ है। तो यहाँ पे मिलेंगे, तो क्रस्ट और ट्रफ आपस में मिलेंगी तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है। बाकी आप इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको इजीली मिल जाते हैं। पास पेपर्स देखें, ईटा के, नस्ट के, जेईके के, नम्स के, एमडीकेट के, कहीं से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, ओ लेवल, ए लेवल के पास पेपर्स देखें, इसके मुतालिक क्वेश्चन सॉल्व करें। एंड हमेशा एक चीज़ याद रखें, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फुल इंटीग्रल ऑफ लैम्डा होगा, फुल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फुल एंड हाफ। अब फुल कितना भी कोई सही वैल्यू हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5, एनी फुल प्लस हाफ लैम्डा। सो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए होगा। अब मैं इसको मिटा के बाकायदा बीट्स के ऊपर बात करूँगा।
सो बीट्स जो हैं, बीट्स क्या हैं? सो बीट्स क्या हैं? बीट्स आर जस्ट the patterns of waves formed when two waves with slightly different frequencies meet or when they superpose. सुपरपोजिशन जो है वो मुख्तलिफ वेव्स का आपस में मिलना हमने बात की थी, और फिर उन वेव्स के दरमियान जैसे हमने बात की थी कि उनके सोर्सेज कोहेरेंट होते हैं, तो उनके फेजेस में दोनों वेव्स जो मिलती हैं उनके फेज में जो रिलेशनशिप है वो कांस्टेंट रहता है। अब फेज क्या होता है? किसी वेव के फेज में दो चीज़ें होती हैं। उसमें फेज का एक स्पेशल पार्ट होता है यानी स्पेस से रिलेटेड पार्ट, और एक वेव की फेज का जो होता है टेम्परल पार्ट, वो टाइम से रिलेटेड होता है। अब दो वेव्स एक दूसरे से स्पेस में भी आगे पीछे हो सकती हैं और वो एक दूसरे से टाइम में भी आगे पीछे हो सकती हैं। जब वो स्पेस में एक दूसरे से आगे पीछे होती हैं तो हम बात करते हैं, जैसे हमने इंटरफेरेंस में बात की, उनके पाथ डिफरेंस का, और पाथ डिफरेंस से फिर हम रिलेट करते हैं उनके फेजेस के दरमियान डिफरेंस को। तो वो स्पेशल पार्ट में हमारा इंटरेस्ट होता है। वो जब दो वेव स्पेस में एक दूसरे से आगे पीछे होते हैं तो फिर वो इंटरफेरेंस का पैटर्न बनाती है। लेकिन अगर वो टाइम में एक दूसरे से आगे पीछे हो, मतलब ये है कि एक सोर्स जो है उसकी फ्रीक्वेंसी दूसरे सोर्स की फ्रीक्वेंसी से कदरे मुख्तलिफ हो, तो फिर उन दोनों वेव्स की जब सुपरपोजिशन होगी तो उसमें यह होगा कि अगर तो उन दोनों में कोई फेज डिफरेंस है भी सही, तो वो फेज डिफरेंस स्पेशल पार्ट ऑफ वेव्स में नहीं होता, वो टेम्परल पार्ट ऑफ वेव्स में होता है, यानी वो टाइम में आगे पीछे होने की वजह से उसमें वो फेज डिफरेंस होता है। तो जब इस तरह की वेव्स आपस में मीट करती हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइट डिफरेंस हो, मामूली सा फर्क हो, तो उनकी कम्बिनेशन से बीट्स बनते हैं। अब ये बात हम यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाने की कोशिश की है। इसमें दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं कि दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं। फॉर एग्जांपल ये एक ट्यूनिंग फोर्क से जनरेट होने वाली वेव्स हैं और एक दूसरी ट्यूनिंग फोर्क से जनरेट होने वाली वेव्स हैं। ट्यूनिंग फोर्क जो है वो साउंड का सोर्स है। फॉर एग्जांपल ये कोई ट्यूनिंग फोर्क है, मैंने इसको किसी रबर पैड से जो है बीट किया है, और फिर मैं अब देखिए ना ये वाइब्रेट कर रहा है, इस तरह एज्यूम कर लीजिए। यहाँ पे मौजूद एयर मालिक्यूल्स को क्या करता है, उसको एनर्जी ट्रांसफ़र कर लेता है। वो मालिक्यूल्स ऐसे देखें ना, इसमें कंप्रेशन आ जाती है। वो कंप्रेशन कुछ देर बाद फिर इस तरह रियरफेक्शन बन जाती है। वो आप साउंड वेव्स या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में ये बात अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये तो मैंने एक बनाया है, सिर्फ वो सिचुएशन आप थोड़ी सी विजुलाइज करने के लिए। इस तरह के दो सोर्सेज हैं फ्रीक्वेंसीज की, और चूंकि साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं वो इस तरह नज़र नहीं आती जिस तरह रस्सी के अंदर वेव्स है। लेकिन अगर उनको आप ऑसिलोस्कोप के ऊपर देखें तो फिर वो इस तरह वेरिएशंस पैदा करती हैं। ये जो है उन मीडियम के पार्टिकल्स की जो है ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट को, या इस केस में जो है उस मीडियम के पार्टिकल्स जो है वो किस एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट कर रहे हैं। तो लेट सपोज दिस ग्राफ शोज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। Now this one is for one source of sound waves, this is for other source. एक सोर्स की कुछ और फ्रीक्वेंसी है, दूसरे सोर्स की कोई और फ्रीक्वेंसीज है, बट यू कैन सी यहाँ पर सिर्फ दो वेव्स हैं, नीचे वाले केस में तीन वेव्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसकी और इसकी फ्रीक्वेंसीज में थोड़ा फ़र्क है। इन दोनों की जब हम कम्बिनेशन करेंगे, इन दोनों को जब आप मिलाएंगे तो होगा क्या, उसमें ये होगा कि ये पॉइंट फॉर एग्जांपल और ये पॉइंट जो है हो सकता है एक फेज़ में हो कि एक साथ ऊपर और नीचे जा रहा हो, लेकिन कुछ देर के बाद चूँकि पार्टिकल के जो है ये जब दो कंबाइन होंगे तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ होगा। अब इसमें से कोई पॉइंट ऐसे, जैसे इस पॉइंट की बात करें तो ये इधर है और इस वेव में इधर है, तो ये जब मीट करेंगे तो उनकी कम्बिनेशन से कोई और चीज़ आएगी, जबकि यहाँ पे देखें तो इन दोनों की कम्बिनेशन से एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो बात करने का मतलब ये है कि जब ये वेव्स आपस में मिलती हैं तो कुछ पॉइंट्स पे कंस्ट्रक्शन होती है,
कुछ पॉइंट्स पे डिस्ट्रक्शन होती है, रिजल्टेंट जो है इस तरह का एक इन्वेलप बन जाता है, एक पैकेट बन जाता है इस तरह। और इसमें इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, इस पैकेट को बीट कहते हैं। मैंने एक बनाया है, इस तरह अगर बहुत सारी वेव्स हों तो ये बीट्स इसी तरह बनती हैं। लेकिन बीट में एक चीज़ आप याद रखें, एक तो इस बीट की जो फ्रीक्वेंसी है, बीट की फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि वेव्स खुद भी जो है वो मोशन में होती हैं, लेकिन ये बीट जो है ये भी मोशन में होता है। तो खुद उन वेव्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो सकती है। हो सकता है लेट सपोज एक सोर्स जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज़ है और दूसरे सोर्स की फ्रीक्वेंसी जो है लेट्स सपोज दैट इज़ 254 हर्ट्ज़, लेकिन उन बीट्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बीट्स इंतहाई स्लो होते हैं, वो उनकी फ्रीक्वेंसी इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस होगा। सो दैट इज़ 2 हर्ट्ज़। तो ये बीट्स जो है बड़े आराम से उसमें उस मीडियम के अंदर ट्रेवल करेंगे, लेकिन उसके अंदर इंडिविजुअल वेव्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। और इस तरह एक बात और भी इसके मुतालिक इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, वो आपको याद रखनी चाहिए। अगर ये एक वेव है तो इस कोई वेव है, मैंने एक साइनूसॉइडल वेव बनाई है और इस वेव की, जिस तरह हमने प्रोग्रेसिव वेव में बात की थी, इस वेव के हर एक पॉइंट के मुतालिक मैं ये दावा करता हूँ कि जब इसमें से एक कंप्लीट वेव पास होती है तो ये इस वेव के एम्पलीट्यूड जितना उस वेव का एम्पलीट्यूड है, उसी एम्पलीट्यूड के साथ हर एक पॉइंट एक कंप्लीट वेव के पास होने पे एक कंप्लीट साइकिल कवर करता है। अब 4 दफ़ा एम्पलीट्यूड, तो जब किसी पार्टिकल से एक कंप्लीट वेव पास होती है तो वो क्या करता है, इस हाइट तक पहुंचता है, फिर मीन पे आता है, फिर नीचे जाता है, फिर मीन पे आता है। यानी इस वेव के सारे पॉइंट्स जो हैं उनका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन सेम है। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन of all the points on a progressive wave is same। वो सारे इस एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेंगे, इससे या इससे। बट इन केस ऑफ वेव्स, इन केस ऑफ बीट्स के केस में अगर आप देखें, यहां पर इस पॉइंट का ये जो पार्टिकल है या ये जो पार्टिकल है या ये जो पार्टिकल है या यहाँ का पार्टिकल, मुख्तलिफ पार्टिकल्स को मैं ज्यूम कर रहा हूँ, इन पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम है। यहाँ पे मैंने नोट किया, इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्यों फंक्शन ऑफ टाइम है? ये एक चक्कर में हो सकता है बिल्कुल ऑसिलेट ही ना करे ये पॉइंट, लेकिन अगले चक्कर में इसकी ऑसिलेशन जो है इस एम्पलीट्यूड पे होगी, फिर नेक्स्ट इस हाइट से, फिर इस हाइट से, मजीद इस हाइट से, और चलते चलते वो मैक्सिमम तक पहुंच जाता है। यहाँ पे भी आप ये चीज़ देख सकते हैं कि ये पॉइंट इस वक्त इस एम्पलीट्यूड से हो रहा है, कुछ देर बाद इस एम्पलीट्यूड से होगा, कुछ देर बाद इस एम्पलीट्यूड से होगा, कुछ देर बाद इस एम्पलीट्यूड से होगा। बात करने का मतलब ये है कि बीट के ऊपर मौजूद हर एक पॉइंट का जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है ये हर चक्कर के लिए सेम नहीं होता। प्रोग्रेसिव वेव्स के लिए ये जितनी वेव्स उसमें से पास हो रही हैं, चूंकि उन सारी वेव्स का एम्पलीट्यूड एक जैसा है, इसलिए वो एक ही एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करेंगे मीडियम के पार्टिकल्स। लेकिन इस केस में आप देखें, पहले चक्कर में हो सकता है ये पॉइंट रेस्ट पे हो, अगले चक्कर में यहाँ पे होगा, फिर तीसरे पे इस तरह, फिर इस तरह, क्योंकि बीट्स जो हैं इस तरह के टाइम के में एक दूसरे से जब दो वेव्स आगे पीछे हों
उनकी कॉम्बिनेशन से बनते हैं। आगे हम स्टैंडिंग वेव्स देखेंगे, उसका भी इस तरह का इन्वेलप बनता है, लेकिन उसमें मसला ये है कि उसकी थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट होती है। वो उसका एम्पलीट्यूड जो है फंक्शन ऑफ टाइम नहीं होता, वो फंक्शन ऑफ पोजीशन होता है। वो आगे हम डिस्कस करेंगे जब हम स्टेशनरी वेव्स डिस्कस कर रहे होंगे। सो आई होप इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं रहती जिसको हमने डिस्कस ना किया हो। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हो कमेंट में लिखें एंड आई विल रिस्पॉन्ड। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स की। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स एंड फेज चेंजेस। सो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स क्या है? जब वेव किसी एक मीडियम में से पास होते हुए जब किसी दूसरे मीडियम की बाउंड्री तक पहुंचती है, तो कभी कभी ऐसे होता है, ये कई चीज़ों पे डिपेंड करता है, आगे हम डिस्कस करते हैं मीडिया की, दोनों मीडिया की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। लेकिन कभी कभी यूँ होता है कि उस दूसरी मीडियम की सरफेस से ये वापस पहले मीडियम में पलट आती है, तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, यानी रिटर्निंग बैक टू इनिशियल मीडियम ऑफ एनी वेव इज़ रिफ्लेक्शन। बट ये रिफ्लेक्शन होती है किसी बाउंड्री के ऊपर, दूसरे मीडियम की बाउंड्री पे। अब इसको समझने के लिए मैं पहले एग्जांपल लेता हूँ ट्रांसवर्स वेव्स की, जिसमें मेरे पास एक फॉर एग्जांपल दो स्प्रिंग है। पहला केस मैं लेता हूँ जिसमें मेरे पास क्या है, दो स्प्रिंग्स हैं विद डिफरेंट डेंसिटीज़। एक स्प्रिंग ये मैं बना लेता हूँ रेड के साथ, और उस स्प्रिंग को मैंने अटैच कर दिया है किसी दूसरे स्प्रिंग के साथ। इसको मैं थोड़ा सा और कलर से बना लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये दावा पहले स्टार्ट में करता हूँ कि इस स्प्रिंग की जो डेंसिटी है रो 1 है, और ये इस दूसरे स्प्रिंग की डेंसिटी से कम है रो 2 से। ठीक है, अब इसकी डेंसिटी कम है, इसको मैं रो 2 कहता हूँ। रो 2 is the density of this other medium. Now I generate a pulse here. इसमें मैं एक पल्स जनरेट कर लेता हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पे कोई पल्स जनरेट कर लेता हूँ, इस यूं हो जाएगा, और ये पल्स अब ये पल्स जब आगे ट्रेवल करता है, इस बाउंड्री तक पहुँचता है जो इन दो मीडिया के दरमियान बाउंड्री है। जब ये इस बाउंड्री तक पहुंचता है, तो चूंकि ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ये यहाँ पर पहुंचकर इस ज़्यादा डेंसिटी वाले मीडियम को क्या करेगा, इसमें कुछ हिस्सा इस रेड वेव्स का उस दूसरे में ट्रांसमिट बेशक हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर ये जो वेव है वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस बाउंड्री से और दोबारा पहले वाली मीडियम में आएगी। लेकिन अब अगर आपने क्रस्ट भेजा था, आपने उधर पीक भेजा था, आपके पास एंटी पीक आएगा। क्यों? क्योंकि जब भी कोई वेव रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है, क्या फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाएगी, क्या होगा, फेज में फर्क आएगा। कितना? द फेज इज चेंज्ड बाय 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री? मैंने आपको बताया था एक कंप्लीट वेव के नीचे 2 पाई का फेज होता है, और हाफ एक पी का आपने क्रस्ट भेजा था, आपके पास ट्रफ आया, क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान 180 का फेज डिफरेंस होता है। तो इसलिए
जब भी रेयर से डेंसर मीडियम में कोई इस तरह की मैकेनिकल वेव मूव करेगी तो आपको जो रिफ्लेक्शन मिलेगी वो इस तरह होगी कि रिफ्लेक्टेड जो वेव होगी उसका फेज़ इंसिडेंट वेव के फेज़ से 180 के फ़र्क पे होगा, यानी 180 का फेज़ डिफरेंस आएगा। अब हम दूसरी सिचुएशन देख लेते हैं। दूसरी सिचुएशन यूँ होगी कि इस दफ़ा मैं इस ब्लू वाले यानी ज़्यादा डेंसिटी वाले स्प्रिंग को मैं लेफ़्ट पे बना के अब मैं क्या करता हूँ, इस दूसरे मीडियम जो यहाँ पे मैंने बनाया है, ये दूसरा स्प्रिंग है। अब भी वही सिचुएशन है, यानी इस रेड स्प्रिंग की डेंसिटी कम है, इस दूसरे की डेंसिटी ज़्यादा है। तो ज़्यादा डेंसिटी वाले मीडियम से कम डेंसिटी वाले मीडियम की तरफ जब वेव ट्रेवल करती है तब क्या होगा, तब ये होगा अगर मैं यहाँ पर कोई पीक बनाऊँ और वो उधर ऐसे मैं पीक सेट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये इस तरफ मूव कर रहा है, जब ये इस बाउंड्री तक पहुंचेगा तो क्या होगा, शायद थोड़ा सा इसका कुछ हिस्सा वापस रिफ्लेक्ट हो जाए। क्या होगा, कुछ उस वेव का ज़्यादातर हिस्सा ट्रांसमिट हो जाएगा, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, लेकिन जब रिफ्लेक्ट भी होगा तब भी वो आउट ऑफ फेज नहीं होगा। आपने पीक भेजा था, आपके पास वापस पीक आएगा, एम्पलीट्यूड थोड़ा कम हुआ होगा क्योंकि कुछ ट्रांसमिट हुआ है विदाउट एनी चेंज इन फेज, कुछ आपके पास वापस आ जाता है, ठीक है। तो इस सूरत में अगर आप देखें, चूंकि ये डेंसर से रियर में जा रहा है, डेंसर टू रियर, ऐसे केस में वेव जब रिफ्लेक्ट होता है तो फेज के अंदर कोई चेंज नहीं आता। डेल्टा फाई इज 0, देयर इज नो फेज डिफरेंस अपॉन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ रेयर मीडियम। रेयर मीडियम की बाउंड्री से टकरा के इसके फेज़ में कोई चीज़ नहीं आती, कुछ पेनेट्रेट हो जाता है, कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, एम्पलीट्यूड थोड़े कम हो जाएंगे क्योंकि पार्टली रिफ्लेक्टेड पार्टली जो है ट्रांसमिटेड एंड दिस वे एनर्जी चूँकि डिवाइड हो जाती है, एम्पलीट्यूड डिवाइड हो जाता है। बहरहाल फेज़ जो है वो उसमें चेंज नहीं आती, फेज़ डिफरेंस नहीं होता रिफ्लेक्शन पे। कब, जब डेंसर से रियर में जा रहा हो, जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फेज़ में 180 का फेज़ डिफरेंस आया। यही चीज़ आपकी टेक्स्ट बुक में है और वो इस तरह से कि एक रस्सी है जिसको एक रिजिड सपोर्ट के साथ बांधा गया है। अगर आप इसके अंदर वेव पैदा करते हैं, कोई फॉर एग्जांपल आप इसमें एक क्रस्ट बना के, एक पल्स बना के उधर सेंड करते हैं, अगर यहाँ पे ये कोई रिजिड सपोर्ट है और ये मूवेबल पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट है, अगर इसकी मूवमेंट नहीं हो रही तो क्या होगा, फिर ये होगा कि ये यहाँ पे पहुँच के इसको ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, नहीं उठा पाएगा, खुद नीचे चला जाएगा एंड यू वुड रिसीव एन एंटी पीक अपॉन रिफ्लेक्शन। सो यहाँ पे फेज़ में चेंज आया। ये बिल्कुल इसके साथ आप इसको देख सकते हैं कि ये रेयर से डेंसर में जा रहा है, लेकिन ये इस तरह जैसे डेंसर मीडियम की बाउंड्री थोड़ा सा उसके अंदर शायद पेनिट्रेट भी कर जाए, उसको एनर्जी ट्रांसमिट कर दे। दूसरा ये है कि इस दूसरे केस के लिए इस तरह आपको दिया गया है कि पीक पैदा कर लेते हैं और ये है कि ये मूवेबल पॉइंट है। इस दफ़ा ये कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सपोर्ट है और वो सपोर्ट इस तरह है कि ये एक रिंग के साथ फॉर एग्जांपल इस तरह से कोई एक रिंग के साथ बांधे, तो जब यहाँ पे एनर्जी पहुँचेगी तो वो एनर्जी इस पॉइंट को अपने साथ ऊपर उठाएगा और वापस हमें रिफ्लेक्शन में भी क्या मिलेगा, एक पीक ही मिलेगा इस केस में। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट को ये वेव जब इस पॉइंट तक पहुंचती है तो इसको ऊपर उठाने की कोशिश करती है, उठा पाती है क्योंकि ये मूवेबल है और यूँ हमें रिफ्लेक्शन में दोबारा
वही पीक मिलेगा जो हमने भेजा था। हमने पीक भेजा था, हमें पीक वापस मिलेगा, यानी फेज चेंज नहीं हुआ अपॉन रिफ्लेक्शन। अब अगर साउंड वेव्स के लिए इसको देखें या कंप्रेशनल वेव्स के लिए देखें तो उसमें ये होगा, इसी स्प्रिंग को अगर आप इस तरह एज्यूम कर लें कि मैं अब इस स्प्रिंग, एक स्प्रिंग है फॉर एग्जांपल, और उसके अंदर मैंने एक रिफ्लेक्शन पैदा कर दी, एक कंप्रेशन पैदा कर दी है और वो किसी रिजिड सपोर्ट के साथ बंधी हुई है। अब इसके केस में अब देखें, अब मैं ये कंप्रेशन जब यहाँ से इस तरफ सेंड करूँगा, ये कंप्रेशन आगे जाएगी, ये कंप्रेशन चलते 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 यहाँ पे पहुँचेगी। अब यहाँ पे जब ये कंप्रेशन पहुँच जाती है तो क्या ये कंप्रेशन जब रिटर्न होगी तो कंप्रेशन रिटर्न होगी या रियरफेक्शन रिटर्न होगी? इट्स वेरी सिंपल, यू कैन लुक एट दिस पॉइंट हेयर कि इस पॉइंट में एनर्जी पहुंचने की सूरत में चूंकि आगे तो वो जा नहीं सकती, इसलिए इस पॉइंट पर वो कंप्रेशन ही रहेगी और अब ये रिटर्न होगी तब भी कंप्रेशन ही रिटर्न होगी। हमने कंप्रेशन सेंड किया था, कंप्रेशन ही वापस आएगा। सो लॉन्गिट्यूडनल केस में ट्रांसवर्स वेव्स की बजाय अगर मैं स्प्रिंग की कंप्रेशनल वेव्स या साउंड वेव्स की बात करूं तो वो इस तरह के किसी हार्ड सरफेस से टकराएं या किसी ऐसी मीडियम की बाउंड्री से टकराएं जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी और उनके फेज में चेंज नहीं आएगी। जैसे ये केस है, हमने कंप्रेशन वहाँ तक कंप्रेशन पहुँची थी, उस हार्ड बाउंड्री पे कंप्रेशन ही वहाँ से वापस आ रही है। सो साउंड के केस में क्या होगा? नो फेज चेंज ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम बाउंड्री ऑफ डेंसर मीडियम। अब हम एक और केस ले सकते हैं ऑप्टिकल वेव्स की, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, लाइट के वेव्स की। लाइट के केस में क्या होता है? लाइट के केस में मैं सिचुएशन थोड़ा सा उसको भी क्लियर कर दूं क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो इस बारे में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि फेज़ में कैसे चेंजेस आती हैं और ये चीज़ें आगे हमने यूज़ करनी है। पर्टिकुलरली जो लाइट की बात जब मैं करता हूँ तो चूँकि नेक्स्ट हमारा चैप्टर है दैट इज़ फिज़िकल ऑप्टिक्स, यानी हम लाइट को एज अ वेव डील करेंगे, वहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। सो इसको भी ज़रा साथ साथ अंडरस्टैंड कर लें तो बेहतर है। अगर वो लाइट की वेव्स हैं, सो इन केस ऑफ लाइट क्या है? जब लाइट डेंसर टू रियर जाए, डेंसर टू रियर मीन्स इस केस में डेंसर और रियर कहना ज़्यादा मुनासिब नहीं है। हम चूँकि ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लाइट जब किसी मीडियम ऑफ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू medium of small refractive index, अगर इस तरह हो कि हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ जाए तो क्या होता है? हम n1 को मैं हायर कह रहा हूँ, n2 n क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय फ्री स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो उस जिस मीडियम की हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं उस मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट
और फ्री स्पेस के अंदर स्पीड ऑफ लाइट, इन दोनों के दरमियान रेशो लेते हैं, इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। वहाँ पे मैकेनिकल वेव्स में हम डेंसिटीज़ की बात करते हैं, यहाँ पर हम रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस की बात करते हैं। सो जिस यानी ज़्यादा डेंसिटी वाले के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और कम डेंसिटी वाले मटेरियल मीडियम की जगह यहाँ पर स्मॉल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम है। बहरहाल तकरीबन सिचुएशन सेम है। तो जो हायर डेंसिटी के लिए होता है वो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए भी होता है, और इस केस में हम कह सकते हैं कि जब डेंसर मीडियम से रेयर में जा रहा था फेस चेंज नहीं हो रही थी, इसलिए हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जाएगा नो फेस चेंज। एंड वाइस वर्सा, जब N2 से N1 जाएगा, यानी N2 से N1 जाएगा, मैंने यहाँ पर क्लियर लिखा है कि जनाब N2 स्मॉल है, तो स्मॉल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लार्ज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में जब लाइट जाएगी तो तब सिचुएशन ये होगी कि डेल्टा फाई यानी फेस के अंदर चेंज जो है दैट वुड बी 180 डिग्री। सो उस केस में नो फेस चेंज यानी डेल फाई ज़ीरो, जब ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में जाए, जबकि इस केस में जब कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में जाएगा तो फेस डिफरेंस जो है, फेस में चेंज जो है 180 डिग्री होगा। और इसके बाद हम मूव करेंगे इको और रिवर्बरेशन की तरफ, जो कि साउंड वेव्स की रिफ्लेक्शन है, और तो उसके बाद हम आज का लेक्चर ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस पे 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा जो मुख्तलिफ MCQs बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो मुख्तलिफ टेस्टों में आ सकते हैं। अभी मैं ये मिटा देता हूँ। अब जो है इको की अगर हम बात करें, व्हाट इज इको? इको इज जस्ट लिसनिंग टू द रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिनल साउंड फ्रॉम सम हार्ड सरफेस, एंड इसकी कुछ कंडीशंस भी हैं कब आप क्लियरली इसको सुन सकेंगे, लेकिन डेली रूटीन में आपने कई दफ़ा इसको ऑब्ज़र्व किया होगा। आप कहीं पहाड़ों में हों और आप आप आवाज़ निकालें तो वो पहाड़ों से टकरा के वापस आपके पास पहुंच जाती है, या किसी हॉल में हो तो वहाँ भी आप अगर हॉल की लेंथ सफिशेंटली ज़्यादा है तो आप उस साउंड को जो रिफ्लेक्ट हो जाती है हॉल के वाल से उसको क्लियरली सुन पाते हैं। तो इको कब हम उसे कहेंगे? रिफ्लेक्शन तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी हार्ड सरफेस से जब वेव्स टकराती हैं वापस रिफ्लेक्ट होती हैं, लेकिन कब हम इसको इको कहेंगे? जब द रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिनल साउंड from a certain object received after 0.1 second of production, जब प्रोड्यूस की जाए साउंड और उसके 0.1 सेकेंड बाद इसको उसकी रिफ्लेक्शन सुनी जाए तो इसको हम कॉल्ड इको। एंड मैंने 0.1 सेकेंड लिखा है, ये 0.2 सेकेंड हो तब भी उसको इको कहते हैं क्योंकि हम उसको क्लियरली सुन पाते हैं। 0.3 सेकेंड हो, 0.4 सेकेंड हो, 0.5 सेकेंड हो, लेकिन अगर 0.1 सेकेंड से कम हो तो फिर हम उस तरह क्लियर इको नहीं सुन पाएंगे।
फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी पहाड़ी इलाके में हैं और आप कोई नारा लगाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप हैं, चलो मैं हूँ, परेशानी की कोई बात नहीं है, ये कोई हार्ड सरफेस है और मैं क्या करता हूँ, नारे वो हम लग आए हूँ। सो जब ये साउंड वेव्स यहाँ तक पहुँचेगी इस सरफेस तक, तो वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होंगी। अब अगर मुझे क्या चाहिए, मुझे उसकी यहाँ तक पहुँचने का टाइम 0.1 सेकेंड और मोर चाहिए, तो फिर इसके लिए कोई शर्त होगी कि वो डिस्टेंस क्या हो। अब ये मैं स्पीड के फार्मूले से बता सकता हूँ, v इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी। अब अगर आपको साउंड की स्पीड मालूम है और लेट्स सपोज दैट इज 340 मीटर्स पर सेकेंड, और आपको जो है टाइम चाहिए 0.1 सेकंड, तो फिर वो डिस्टेंस क्या होना चाहिए। अब याद रहे ये एस इस केस में यहाँ से यहाँ तक और फिर वहाँ से दोबारा यहाँ तक का डिस्टेंस है, यानी इट इज़ ट्वाइस द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द सरफेस फ्रॉम वेयर द साउंड इज रिफ्लेक्टेड। सो ये डिस्टेंस फिर क्या होगा, एस इज इक्वल टू Vt and V is 340 meters per second and T is 0.1 second. So if you multiply these two, we get 34 meters. 34 meters. That is distance from the source to the hard surface, and then from that surface once again to the source. So the distance is between source and observer is just half of this distance. So in order to listen to the sound clearly, यानी उस टाइम में कि हमारा दिमाग इसको डिफ्रेंशिएट कर सके ओरिजिनल साउंड को और उसकी कॉपी को, उसकी जो है जो रिफ्लेक्शन से हमारे पास आया है उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए शर्त ये है कम से कम डिस्टेंस 17 मीटर होना चाहिए, क्योंकि s is the distance from here to here and then from there to here. So s dash is s divided by 2 and that is 17 meters. So अगर आपको क्लियर इको सुननी है तो जहाँ से साउंड रिफ्लेक्ट हो रही है उस सरफेस का आपसे 17 मीटर का फासला होना चाहिए। इससे ज़्यादा भी होगा तब भी आप क्लियरली सुन पाएंगे, लेकिन कम से कम ये है। एक तो ये बात ध्यान में रखें। दूसरा, कभी कभी ये होता है कि जब ये 17 मीटर से कम फासला हो, अगर डिस्टेंस 17 मीटर से कम हो तो फिर हम साउंड को क्लियरली नहीं सुन सकेंगे। इसको फिर हम कहते हैं रिवर्बरेशन। सो रिवर्बरेशन जो है इसमें अगर तो वो हार्ड सरफेस जहाँ से साउंड रिफ्लेक्ट हो रही है वो 17 मीटर से कम फासले पर, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस is less than 17 meters. The sound heard could not be clearly distinguished from the ओरिजिनल साउंड। सो अगर ऑब्जर्वर और सोर्स के दरमियान फासला 17 मीटर से कम हो तो आप क्लियरली को नहीं सुन पाएंगे, ऑब्जर्वर को क्लियरली सुनाई नहीं देगी वो इको,
और उसी को हम रिवर्बरेशन कहते हैं। और आपने ये ऑब्ज़र्व भी किया होगा, कभी कभी किसी हाल में कोई स्पीकर बोल रहा होता है तो उसकी ओरिजिनल जो आवाज़ होती है और जो रिफ्लेक्शंस होते हैं वो आपस में मिक्सअप हो जाते हैं, एक नाखुशगवार सी कैफियत हो जाती है, तो उसी को रिवर्बरेशन कहते हैं। इसी के साथ ही हम आज का ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में इस पर कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।